तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जो है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का काफ़ी पार्ट ख़त्म कर लिया है। इसमें पार्ट वन में हमने जो है इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये कहाँ से आए हैं और किस तरीके से होते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पढ़ा और कुछ ऐसे ट्रिक्स हमने पढ़ी जिससे हम क्वेश्चन को जो है बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आज जो है ये सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में हम अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म के बारे में और इसको किस किस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं और कैसे कैसे हम दिखाते हैं इसको। तो सबसे पहले तो जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। अगर आपने इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाली वीडियो जो है वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है वो होती है जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। सम्मिश्र संख्या की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। अब इसमें दो चीजें होती हैं, ये एक्स और वाई जो होते हैं ये रियल नंबर होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये दोनों एक्स और वाई। लेकिन अगर इसके साथ में आइटा वर्ड जुड़ रखा है तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको पहले वाले को एक्स वाले को हम बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ में आइटा वर्ड जुड़ रखा है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि रियल पार्ट को अगर लिखने का तरीका देखा जाए तो इसको हम आर ई जेड लिखते हैं, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड का मतलब जेड वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका रियल पार्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो ये एक्स है। यानी अगर आपसे पूछा जाए रियल एक्सिस क्या है तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट की अगर हम बात करें तो इमेजिनरी पार्ट इसका जो हो जाता है इसको हम आई एम जी लिखते हैं और जेड लिख देते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जब इसको एक प्लेन पे बनाया जाता है तो एक्स वाई प्लेन के बीच में अगर इसको बनाया जाता है तो एक्स और वाई प्लेन, अगर मैंने एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो ये प्लेन बनाया है इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं हम। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे हैं तो इसमें अगर मान लेते कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये रियल एक्सिस पे, इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं? रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस चला होगा और इमेजिनरी एक्सिस पे जो है वो वाई डिस्टेंस चला होगा, और वो यहाँ पे पहुंच गया होगा। यानी पहले वो ऐसे चला, उसके बाद वो ऐसे चला और ये यहाँ पे पहुंच गया। तो अगर आपको इसकी पोजीशन दिखानी तो ये वैसे ही दिखाते हैं जैसे कि वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं। और इसमें हम एक प्लेन का यूज करते हैं, इसको हम रियल लाइन से नहीं बना है क्योंकि इसमें रियल नंबर का यूज नहीं हुआ है, तो इस प्लेन को हम कहते हैं आर्गेन प्लेन। आर्गेन प्लेन, ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है इसको कहते हैं हम। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी इसको हम कार्टेशियन प्लेन में नहीं दिखाते। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक्स और वाई एक्सिस का जो प्लेन होता है जब हम रियल एक्सिस पे बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स और वाई दो रियल एक्सिस हैं तो ये जो प्लेन बनता है इसको कार्टेशियन कहते हैं हम, कार्टेशियन। जिसको हम हिंदी में कहते थे कार्तीय, कार्तीय, है ना, कार्तीय तल कहते थे, और इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। लेकिन जब भी हम एक्स और वाई एक्सिस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो ये कार्टेशियन प्लेन ना होकर कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन इसको हम कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होती है। x जो डिस्टेंस है वो ये है ना, x एक्सिस पे चलिए, और y डिस्टेंस जो है वो ये वाली है। ठीक है, यानी ये वाली डिस्टेंस y है, ये वाली डिस्टेंस x है। अगर मैं पूछूंगा तो आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का ट्राइंगल बनाएगा। देखो जरा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कुछ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये पोजीशन उसकी यहाँ पर है एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक वो एक्स चला होगा, यहाँ से यहाँ तक वो वाई चला होगा, है ना, ये वाई डिस्टेंस चला होगा। तो अगर मैं बोलूंगा ये 90 डिग्री का एंगल भी तो फॉर्म कर रहा है, तो अगर मैं इसको ओ बोलता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो और ये वाली जो हाइपोटेनस है इसको आर बोलता हूँ, तो इसमें मैं एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आर की वैल्यू जो आ रही है वो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रही है। या इसको एक और तरीके से भी समझा जा सकता है कि ओ से लेके ए तक की दूरी जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये जो ओ से लेके ए तक की दूरी होती है इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है, मॉड्यूलस जेड कहते हैं हम इसको। मॉड्यूलस जेड को हम इस तरीके से लिखते हैं जो कि मैंने अभी आपको, मॉड्यूलस ऑफ जेड यानी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इसको इस वाले चिन्ह से हम दिखाते हैं, मॉड जेड। ठीक है, तो मॉड जेड की जो वैल्यू होती है, मॉड जेड का काम क्या होता है? मॉड जेड होती है, आर भी लिखते हैं इसको या तो मॉड जेड भी लिखते हैं, वो होती है ओरिजिन से लेके ए पॉइंट तक की दूरी। ठीक है, चाहो तो इसको दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं हम। कैसे? देखिए जरा, वैसे तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मेरे को इसको दूरी सूत्र से निकालना होता, दूरी सूत्र क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अगर मैं इसको भी इससे भी निकालता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर निकालेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स टू की जगह पे इस समय मेरे को क्या दिख रहा है? अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट पूछूंगा आपसे तो आप बोलोगे एक्स कॉमा वाई।
इसके कोऑर्डिनेट पूछूंगा आपसे तो आप बोलोगे 0,0 क्योंकि ओरिजिन है। तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो क्या ये ऊपर वाला बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। x माइनस जीरो एक्स होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तो मॉड z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड का काम क्या है? मॉड है डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की? तो आप बोलोगे ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो आप निकालना चाहते हो। कौन से प्लेन में? आर्गन प्लेन में। आर्गन प्लेन होता क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। क्या आर्गन प्लेन और कार्टेशियन प्लेन सेम होते हैं? नहीं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो ये कुछ बातें हमने सीख ली यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे निकालते हो। इसको हम z इनवर्स से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है। z इनवर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो z कॉन्जुगेट और दूसरा पता होना चाहिए मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z के बारे में हमारे को पता लग गया, मॉड्यूलस z क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है ये हमारे को पता लग गया। ये हमने पढ़ लिया है कि इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, है ना। मॉड जेड की, यानी इसकी वैल्यू मॉड जेड जब हमारे को निकालना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आता है अंडर रूट में। लेकिन ये जेड कॉन्जुगेट है क्या? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे को थोड़ा सा समझना है, उसके बाद हम इनवर्स पे आ जाएंगे। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है ना, इसको हम संयुग्मी कहते हैं हिंदी में, संयुग्मी। ठीक है, संयुग्मी किसी भी समिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है? तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x प्लस आइटा वाई, और z कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है x माइनस आइटा वाई। ठीक है। इसी तरीके से अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे माइनस एक्स माइनस आइटा वाई। एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, हमने बचपन से पढ़ा है कि इसमें x प्लस आइटा वाई का x माइनस आइटा वाई हो जाता है। माइनस एक्स प्लस आइटा वाई लिखेंगे तो माइनस एक्स माइनस आइटा वाई हो जाएगा। अगर मैंने z इज इक्वल टू लिख रखा है एक्स माइनस आइटा वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा z कॉन्जुगेट का x प्लस आइटा वाई। लेकिन एक चीज तो हमारे को समझ में आ रही है कि ये जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन एक चीज मेरे को समझनी और भी चाहिए इसमें। क्या समझना चाहिए? कि ऐसा ही क्यों हो रहा है कि ये x प्लस आइटा वाई है तो ये x माइनस आइटा वाई बन रहा है। मुझे ये भी समझना चाहिए कि ये क्यों नहीं चेंज हो रहा। इस पे भी तो साइन है प्लस का, यानी ये भी तो प्लस का x है, ये माइनस का क्यों नहीं बन रहा है? तो अगर मैंने ऐसे लिख रखा है माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? माइनस एक्स माइनस आइटा वाई आ रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? खाली यही क्यों चेंज हो रहा है ना? खाली ये सेकंड वाला ही क्यों चेंज हो रहा है? ऐसा कोई रूल है क्या कि हम इसी को चेंज करेंगे? कोई रूल नहीं है ये। ठीक है। कॉन्जुगेट का मीनिंग हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट का मीनिंग होता क्या है। कॉन्जुगेट होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अबाउट अबाउट एक्स एक्सिस। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, ये है x प्लस आइटा वाई। अगर मैं बोलूंगा इसका रिफ्लेक्शन बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आप बोलोगे ये रहा, ये नीचे की तरफ जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इसी को अगर मैं बोलूं x की कौन सी डायरेक्शन पे है ये, तो आप बोलोगे पॉजिटिव डायरेक्शन पे। y की कौन सी डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे y की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस आइटा वाई लिखा है। यानी ये है z कॉन्जुगेट और ये है z। ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, ये क्या होता है? माइनस एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहता हूँ तो नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन ढूंढ लो इसका, ये रहा रिफ्लेक्शन, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस आइटा वाई। इसी तरीके से अगर इसका रिफ्लेक्शन ढूंढना है तो ये रहा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस आइटा वाई। इसलिए ही हम क्या, मैं क्या देख पा रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, यानी इसका ऊपर चले जा रहा है, ऊपर वाला नीचे चले जा रहा है। ऐसे ही नीचे वाला ऊपर चले जा रहा है, ऊपर वाला नीचे चले जा रहा है, यानी चेंज तो खाली वाई एक्सिस में आ रहा है, एक्स एक्सिस तो फिक्स हो रखा है बिल्कुल। ये कहीं पे भी इधर उधर हम इसमें रिफ्लेक्शन नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट, मतलब एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में हम इसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो अगर कभी भी रिफ्लेक्शन देखते हैं हम, तो हमारे को ये ध्यान देखना है कि कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन देख रहे हो। और अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो वो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा, और हम इसी वाले को इसलिए चेंज भी कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी बात हुई है क्या, चलिए मान लेते हैं हमारे को तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे को इनवर्स का फॉर्मूला मिल गया ना, z इज इनवर्स इज इक्वल टू होता है z कॉन्जुगेट अपन मॉड ऑफ z। मान लेते हैं हमारे को एक एक करके तीनों चीजें निकालनी है। मान लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 2 प्लस आइटा। तो z कॉन्जुगेट कैसे सॉल्व करेंगे? 2 माइनस 3 आइटा। उसके बाद बोला इसका मॉड्यूलस निकाल के दिखाओ। तो मॉड ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे? अंडर रूट में x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे माइनस 3 का स्क्वायर डाल देंगे, और इसका आंसर निकाल के देख लेंगे क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है
दो का स्क्वायर अगर हम बात करें, दो का स्क्वायर होता है 4 और ये होता है 9। 9 और 4 क्या होता है? अंडर रूट में 13। इसके बाद आ जाता है जेड इनवर्स निकालना है। जेड इनवर्स होता है जेड कॉन्जुगेट यानी 2 - 3 आइटा। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया। 2 - 3 आइटा अपॉन अंडर रूट में 13 इसका जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2/√13 -3 आइटा अपॉन अंडर रूट 13। तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है और ये ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन करने हैं हमारे को, है ना। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बोल सकते हो कि कहाँ पे क्या डाउट लग रहा है और कहाँ पे क्या डाउट आपका आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बढ़ते हैं ज़रा। और टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। एडिशन क्या करते हैं, मतलब मान लेते हैं आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। इन दोनों को ऐड करना है तो कैसे करोगे? मान लेते हैं Z1, मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके देखता हूँ। 2 + 3 आइटा और Z2 है 3 + 9 आइटा, ठीक है। मुझे अगर इन दोनों को ऐड करना है तो इसका मतलब 2 + 3 आइटा को किसके साथ में जोड़ना है? 3 + 9 आइटा के साथ में जोड़ना है। तो ऐड करने का एक रूल याद रखना, या सब्ट्रैक्ट करने का भी यही है। रियल वाले को रियल वाले के साथ में जोड़ो, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ में जोड़ो। रियल रियल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी होता है। तो 2 + 3 को एक साथ में जोड़ो, प्लस आइटा एक साथ में लिखो, 3 + 9। तो ये क्या बनेगा? 2 3 5 हो जाता है, प्लस आइटा 9 और 4, 9 और 3 12। तो 12 आइटा लिख लो या आइटा इंटू 12 लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ। तो 5 + 12 आइटा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं मेरे को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सब्ट्रैक्शन निकालना है मेरे को, सेकंड वाला, ठीक है। एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन अगर मेरे को निकालना है तो क्या होगा? 2 + 3 आइटा को मैं माइनस करूंगा, किस में से? 3 - 9 आइटा में से। माइनस करने का भी तरीका ऐसे ही, 2 - 3 करो फिर प्लस लगाओ, ठीक है। फिर क्या करोगे? 3 - 9, 3 - 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो 3 - 9 कर लो आइटा लगा के, फिर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका, ये आपका बनेगा एक तो -1 फिर प्लस 9 10 11 12, तो 12 आइटा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी कैसे माइनस कर रहे हैं कैसे प्लस कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, नॉर्मल ब्रैकेट खोलो, जो आपको आइटा वाले दिख रहे हैं उनको साथ में जोड़ दो या घटा दो, जो भी हो रहा है उसके साथ में। जो बिना आइटा के साथ में दिख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ना प्लस था, है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आ जाएगा? देखो, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है। यहाँ पे 3 - 9 हो जाएगा, 3 - 9 हो जाता है -6, तो ये हटाओ, -6 आइटा कर लो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना। और इसमें अब तीसरा चीज आती है, मान लेते हैं ये तो एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, मेरे मेरे को करना है, मान लेते हैं मल्टीप्लाई दो नंबर को। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 + 3 आइटा और क्या था वो वाला, 3 + आई थिंक 9 आइटा था। मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है जैसे आप नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करते हो, ठीक है। 2 3 कितना होता है? 6। 3 3 कितना होता है? 9, ठीक है। आइटा लगा दो और फिर 2 9 9 दूनी 18। फिर क्या करो? 3 9 27 और आइटा स्क्वायर लिख दो। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू आप डालना मत भूलना। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -27 हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस 9 और 8 17 आइटा। तो ये मिलेगा कितना? माइनस का 27 में से 6 माइनस करो, 21 मिल जाएगा, प्लस 17 आइटा। ये इसका जो होगा आंसर हो जाएगा। डिवाइड करने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है इससे। जैसे मान लेते हैं मेरे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, Z1 और Z2 को। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने लिया 2 + 3 आइटा और यहाँ पे ले लिया 1 - आइटा से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिवाइड करने का एक तरीका याद रखना, कभी भी आइटा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया अपॉन में नहीं आता। अगर अपॉन में आ रहा है तो इसको रैशनलाइज यानी परिमेयकरण करके इसको आइटा को नीचे से हटा दो, ठीक है। अगर सिंगल नंबर है तो भी, और डबल नंबर है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको तब हटा सकते हो आप। तो अगर मेरे को इसको हटाना है, मान लेते हैं मैं इसको हटाना चाहता हूँ, क्या है नीचे 1 - आइटा है, तो मेरे को करना क्या होगा? 1 + आइटा से ऊपर नीचे जो है वो गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1 + आइटा से दोनों जगह पे गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 आइटा की मल्टीप्लाई करेंगे, दो ही कम दो हो जाता है, और 2 × आइटा प्लस 2 आइटा हो जाता है, प्लस 3 आइटा हो जाएगा, और प्लस 3 आइटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो बनेगा ना, नीचे हर बार आपका एक चीज याद रखना, नीचे फॉर्मूला बनेगा A + B और A - B का, ठीक है। ये जब भी फॉर्मूला बनेगा तो ये बनता है A² - B² का। तो ये आपका हर बार क्या बन जाएगा? नीचे ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है वो बात आपको याद रखनी चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और आइटा स्क्वायर की अगर हम बात करें तो आइटा का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे -1 होता है। हमारे को इसका जो आंसर निकलेगा
आंसर कुछ इस तरीके से निकलेगा। अगर मैं इक्वल टू का साइन यहाँ पे वापस लगा देता हूँ तो ये बनेगा 2 - 3 माइनस का 1 प्लस 5 आइटा तो ऊपर बन गया, नीचे बना 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1, क्यों? क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस ये वाला मिला के प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 1 जैसे ही हुआ तो ये मिलेगा क्या, -1 प्लस 5 आइटा अपॉन 2 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोकेट करते हैं ना किसी भी एक्सिस का, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है पहले। आर्ग्यूमेंट इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है ये आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कि आप मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो क्या, वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्ग्यूमेंट बहुत अलग बात है यहाँ पे। इसको हम कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखना है तो इसको हम ARGZ करके लिख सकते हैं, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता क्या है ये, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट ये होता क्या है, अगर मान लेते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोकेट करना चाहो, मान लेते हैं ये है x प्लस आइटा y, तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लोकेट करोगे। मैं सीधा सीधा आपसे अगर ये पूछूं क्या ये लाइन x एक्सिस से कुछ एंगल बना सकती है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल बना सकती है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। अगर मैं बोलूंगा यही लाइन अगर इधर हो तो भी तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, है ना। लेट अस सपोज दिस एंगल इज अगेन थीटा, बट मैं क्या कह सकता हूँ, क्या ये थीटा होगा, तो आप बोलोगे नहीं थीटा नहीं है, लेकिन 180 माइनस थीटा के आसपास है कुछ, है ना। तो ये जो एंगल आप बना रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसी को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट टोटल 4 तरीके से डिफाइन होते हैं, यानी एंगल कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो ये नीचे की तरफ बन सकते हैं, ये थीटा था तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। ये वाला क्या होगा, तो आप बोलोगे इस डायरेक्शन में आ रहे हो नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे अगर आ रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस का 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऐसे 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, यानी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट होता है जिसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है जिसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और ये फोर्थ वाला जिसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो ये चारों क्वाड्रेंट में जो होते हैं ये 4 आर्ग्यूमेंट डिफाइंड होते हैं। आर्ग्यूमेंट का सीधा सीधा सा मतलब ये है एंगल जो बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो एंगल हम निकाल रहे हैं थीटा, इसी को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एंगल मेरे को देखो एक चीज याद रखनी है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही निकालना है, तभी मैंने इसको 180 माइनस थीटा लिखा है, तभी इसको मैंने -180 प्लस थीटा लिखा है। लेकिन आपने पढ़ा होगा रियल एक्सिस में जो होता है 180 प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन मैंने इसको -180 प्लस थीटा इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेके चलते हैं, लेकिन जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल लेते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में चलोगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी लोगे तो नेगेटिव एंगल लेके चलोगे आप। अब इसमें थीटा का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको थीटा यानी आर्गुमेंट निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड के अंदर y अपॉन एक्स। और इसको निकालना बड़ा इजी है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ सबसे इजी काम है आर्गुमेंट निकालना। आपको बस कुछ चीजें याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, प्लस प्लस, सेकंड के होते हैं माइनस प्लस, थर्ड वाले के होते हैं माइनस माइनस, और फोर्थ वाले के क्या होते हैं, प्लस माइनस। ये बचपन में हमने पढ़े होंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। कंसीडर करते हैं आपको एक z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं 1 प्लस आइटा। ठीक है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम बनाते हैं, चारों का निकालते हैं। हम निकालते हैं -1 प्लस आइटा, थर्ड वाले का निकालते हैं -1 माइनस आइटा, और फोर्थ वाले का निकालते हैं -1 और नहीं 1 माइनस आइटा। फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं 1 माइनस आइटा। हमको इन सब के आर्गुमेंट निकालने हैं, तो मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए थीटा का। थीटा का क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो y की जगह पे देखो इस समय क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे आइटा दिख रहा है, लेकिन आइटा के बगल में जो होता है वो y होता है, आइटा के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मान के चलोगे। तो y की जगह पे 1 दिख रहा है और x की जगह पे भी 1 दिख रहा है, मॉड के अंदर है। तो tan इनवर्स 1 कितने डिग्री पे होता है, tan 1, तो आप बोलोगे 45 डिग्री पे होता है। तो 45 को लिखते हैं पाई बाय 4 लिखते हैं। पाई बाय 4 लिख लो या तो खाली 45 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पाई बाय 4 लिखते हैं। तो पाई बाय 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में है तो कोई चेंज भी नहीं करना, सीधा सीधा जो थीटा निकला वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं यही क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा होता, तब इसमें y के प्लेस पे तो 1 है और x के प्लेस पे क्या है, -1। तब इसका आंसर पाई बाय 4 नहीं लिखना आपको, फिर आपको लिखना है 180 माइनस थीटा। 180 का मतलब होता है पाई, तो पाई माइनस थीटा आपको इसका आंसर लिखना है, यानी पाई माइनस पाई बाय 4 इसका आंसर होगा। थीटा वो है जितने डिग्री पे ये डिफाइंड है। tan 1 कितने डिग्री पे होता है, मॉड के अंदर ही है ना। tan जो है वो मॉड के अंदर ही है, तो 1 तो मॉड के अंदर ही होगा, बट ये पॉजिटिव ही होगा 45 डिग्री पे ही। बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया इसकी वजह से, क्योंकि इसके साइन ऐसे हैं।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आया ये बनेगा 3π/4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं, इसको कंसीडर करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाला -1 माइनस आइटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी टेन इनवर्स -1/-1। अब माइनस माइनस मेरे को पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको -180 प्लस थीटा लिखा जाएगा। -180 प्लस थीटा यानी -180 प्लस थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। अब थीटा की वैल्यू देखो, ये था ना टेन इनवर्स -1/-1। थीटा की वैल्यू 1 ऐसे बनेगा, ये टेन इनवर्स मॉड के अंदर 1 बना है, लेकिन मैं इसका आंसर डायरेक्ट π/4 नहीं लिख सकता, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रखा है इन दोनों की वजह से। तो आपको इसको -π प्लस π/4 लिखना पड़ेगा, यानी इसका आंसर माइनस का 3π/4 आएगा सॉल्व करके। सॉल्व करना सबको आता होगा, -π की 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे हम पाई में उसको। लास्ट अगर इसको चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचाते हैं, चौथे क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या करा था, z इज इक्वस टू 1 माइनस आइटा ले रखा था। तो z इज इक्वस टू अगर मैं लेता हूँ 1 माइनस आइटा, तो इसका मतलब ये है 1 -1 इंटू आइटा लिखा हुआ है, यानी y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो टेन इनवर्स जैसे ही मैं निकालूंगा थीटा यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z, टेन इनवर्स y अपॉन x, तो क्या करेंगे, -1/1 करेंगे। अब ये है चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस का थीटा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर π/4 ना होकर क्या हो जाएगा, माइनस का π/4। दोबारा से रिकॉल करते हैं, पहले वाले में खाली थीटा आंसर था तो π/4, दूसरे वाले में आंसर होता था पाई माइनस थीटा, तो इसको हमने लिखा पाई माइनस π/4। थर्ड वाले में हमने लिखा पाई माइनस पाई प्लस थीटा, तो इसको हम लिखते हैं माइनस पाई प्लस π/4। और लास्ट वाले को हम लिखते हैं जो माइनस थीटा होता है, तो माइनस थीटा यानी माइनस का π/4। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप क्वाड्रेंट में चेंज कर रहे हो, तो क्वाड्रेंट में चेंज करते हुए आपको ये ध्यान देना है कि किस क्वाड्रेंट को आप क्या लिखते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को खाली थीटा लिखते हो, सेकेंड वाले को लिखते हो पाई माइनस थीटा, थर्ड वाले को लिखते हो माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ वाले को लिखते हो आप माइनस थीटा। इसके हिसाब से इसके जो है आंसर भी चेंज होने शुरू हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लेते हैं z इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1 प्लस आइटा रूट 3। आपको ना इसका आंसर निकाल के बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपसे पूछा जाता है, या एम्पलीट्यूड, कोई भी वर्ड यूज करें, एम्पलीट्यूड भी यूज करें, एम्पलीट्यूड ऑफ z, आपको ये निकालना है, या खाली थीटा ही बोल दे तो भी ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स y अपॉन x। क्लियर है, तो टेन इनवर्स आपको देखना है y की जगह पे क्या है, √3, x की जगह पे 1, तो टेन इनवर्स √3 हो गया। अब आपको ये देखना है 10 में √3 कितने डिग्री पे आता है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, π/3, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और कैसे पता लगा मेरे को ये इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों प्लस के, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या होता है, वो होता है थीटा। क्या होता है, थीटा। तो थीटा आ तो गया। लेकिन अगर यही चीज मान लेते हैं मेरे को चेंज करनी होती, मैं यहाँ से मैं कुछ ना कुछ चेंज करता हूँ इसमें, ठीक है ना। इसमें मैं माइनस का साइन लगाता हूँ पहले, तो माइनस प्लस, अब माइनस प्लस यानी ये वाला माइनस में हो गया, तो इसका आंसर जो आएगा वो माइनस का √3 आ रहा है। वो अगर मैं मॉड से बाहर निकालूंगा तो वो प्लस का हो जाएगा, वो बात तो क्लियर है, लेकिन √3 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या ये सही होगा, तो ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, अगर ये सेकंड, अब ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है इसका आंसर होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस, आपको पता है π/3 पे √3 आता है, तो π/3 लिख दो यहाँ पे। यानी एंगल तो यहीं से पता लगेगा, बस आपको ये देखना है कि पाई माइनस करना है, माइनस पाई प्लस थीटा लिखना है, या माइनस थीटा लिखना है, ये आप पे ध्यान देना है बस। तो 2π/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे करता माइनस 1 माइनस आइटा √3, अगर मैं इसको कर देता तो ये चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाता, इसका आंसर माइनस थीटा होता। उस केस में इसका आंसर -π/3 हो जाता, क्योंकि √3 π/3 पे होता है, थीटा की जगह पे π/3 डाल देते तो -π/3 हो जाता। z इज इक्वल टू, अगर मैं -1 माइनस आइटा √3 अगर मैं इसको लिखता, तो उस केस में इसका आंसर जो हो जाता वो हो जाता टेन इनवर्स माइनस का √3 अपॉन माइनस का 1। आपको माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, आप ये देखो √3 कितने डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा रखा है तो माइनस तो हट ही जाएगा। √3 जो होता है वो π/3 पे आता है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो पाई प्लस थीटा माइनस में जो है हम इस तरीके से लिखते हैं, तो माइनस पाई प्लस π/3, यानी थीटा की वैल्यू π/3 तो आप डालोगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगल बगल में क्या डाल रहे हो। तो माइनस पाई प्लस π/3 जैसे ही रखोगे, तो इसका आंसर माइनस का 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर है। अब नेक्स्ट चीज हमारे को जो पढ़नी है वो पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कोई भी आर्ग्यूमेंट जब हम निकालते हैं थीटा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए, आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा यानी पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा लॉग की तरह से काम करता है। अगर मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 का निकालना है और ये दोनों मल्टीप्लाई में,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टी ना हम लॉग में भी पढ़ते थे, अगर आपको याद हो, log x इंटू वाई इज इक्वल टू होता है log x प्लस log y, है ना। तो वही प्रॉपर्टी लगभग लगभग इसमें फॉलो होती है, बस वो मिलती जुलती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आर्ग्यूमेंट और लॉग एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, बट प्रॉपर्टी मिलती मिलती जुलती प्रॉपर्टी जो है कुछ शेयर करते हैं ये। सेकंड, अगर आपसे पूछा जाए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बताओ, तो लॉग में भी ऐसी प्रॉपर्टी होती थी। इसमें हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कर देते हैं और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कर देते हैं। log x अपॉन वाई इज इक्वल टू log x माइनस log y, अगर आपने पढ़ा हो तो वो उसमें यूज होती है। अगर मेरे को आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की पावर कुछ मान लेते हैं दे रखा है n, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होता है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो Z की पावर n है, पावर ये जंप मार के कहाँ आ गई है, आगे आ गई है। ऐसे ही अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट अगर मेरे को निकालना है, तो इसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, आपको माइनस लगा देना है और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के इक्वल हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना आर्ग्यूमेंट की, ये बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ, बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आप आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये प्रॉपर्टीज आनी ही आनी चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं आती तो आप क्वेश्चन में हर बार फंसोगे। ठीक है, तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। अगर मान लेते हैं आपसे बोल दिया जाए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो निकालना है, आपको जीरो का आर्ग्यूमेंट बताओ, जीरो एक रियल नंबर है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो का मतलब ये आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे पूछ रहा है जीरो प्लस आईटा इंटू जीरो, इसका आर्ग्यूमेंट बताओ। तो अब आपको क्या ध्यान में आएगा, आप इसको ऐसे लिखोगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो जीरो अपॉन जीरो, टेन इनवर्स जीरो अपॉन जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, आप इसको जीरो मत बोल देना। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिनका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हो, बहुत सारा समझाया है इसके बारे में मैंने। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ना, नॉट पॉसिबल। आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो जो होता है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे का भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो तो आपको समझ में आ गया। मान लेते हैं कि अगर Z1 और Z2 दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मान लेते हैं दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और तो सीधी सी बात है कि मैं इसका मॉड निकालूंगा तो मॉड भी इक्वल ही आएगा, और आर्ग्यूमेंट निकालूंगा तो आर्ग्यूमेंट भी इक्वल ही आएगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों का आर्ग्यूमेंट और मॉड जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, ये बात आप याद रखना। अगर मान लेते हैं आपसे बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर का आर्ग्यूमेंट बताओ, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर का, इसका आर्ग्यूमेंट बताओ। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताओ प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए, तो ये दो आंसर आ सकते हैं इसके, या तो पाई बाय टू आएगा या तो माइनस का पाई बाय टू आएगा। ये बात रखना याद। रियल नंबर का अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, फॉर प्योरली रियल नंबर, यानी जिसमें आइटा ना आए, ठीक है, प्योरली रियल नंबर, इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है, वो दो आ सकता है, वो भी या तो जीरो या तो पाई। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आर्ग्यूमेंट की जिसके ऊपर हमने बात करी है। आज आर्ग्यूमेंट तक हमने करवा दिया है, इसके आगे का पार्ट जो है हम इसका दूसरी वीडियो में करवाने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।